नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। बहराइच हिंसा में बवाल मचा हुआ है, लोगों को घरों से निकाला जा रहा है, कहा जा रहा है अब बुलडोजर चलाने की भी तैयारी शुरू हो गई है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी। नरेंद्र मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। थैंक यू, बहुत बहुत। सर, आप लोग कह रहे थे बुलडोजर अब नहीं चलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में बुलडोजर फिर से चलने जा रहा है और बहराइच हिंसा में जिस तरीके से बुलडोजर चला, पहले उसके बारे में आप रिएक्शन दीजिए। उत्तर प्रदेश की सरकार जो भी वर्तमान में कर रही है वह सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर स्टे ऑर्डर पास किया था 1 अक्टूबर के, उसकी अवमानना है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स 141 से लेकर के 149-45 के बीच में जितने सब्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स दिए गए हैं उन सबकी अवमानना है। इसी के साथ में जो संविधान में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की सारी चीज़ों को मानने के लिए समस्त राज्य और वैधानिक जो कानून है उनकी एलिजिबिलिटीज़ पर पूरी तरीके से बाध्य है, पर ऐसा नहीं करना सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। जिसको लेकर के सारी जो बहराइच का मामला था, जिसमें विभिन्न कई तरीके के स्टेप्स थे जो गवर्नमेंट्स की इलीगलिटीज़ को शो करते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्या इलीगलिटीज़ थी, इसके बारे में बात करता हूँ। बहराइच का मामला मैंने आप लोगों से पहले भी बोला और आज भी बोल रहा हूँ कि जो हिंसा हुई है वह दोनों तरफ के उसमें पर्याप्त गलतियाँ पाई गई हैं। पहला कि जो लोग प्रत्येक वर्ष वहाँ से मूर्ति विसर्जन के लिए जाते थे उसमें कोई हिंसा नहीं होती थी, पर उन किसी भी व्यक्ति किसी समुदाय के घर के सामने में खड़ा करके आप लोगों ने डीजे बजाया, फिर उसके बाद कंसर्न किसी बच्चे को आपने ऊपर भेजा। कंसर्न बच्चा तो नहीं कहूँगा, एडल्ट था, पर किसी भी पुरुष को आपने उस किसी भी व्यक्ति के घर में भेजा, फिर उसके बाद वहाँ जा कर के उनके धार्मिक चीज़ों को उसने जो भी किया। तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो फिर वहाँ से पत्थरबाजी हुई, जो कि मीडिया रिपोर्ट बता रही है, मुझे ग्राउंड की ध्यान रखना, इसमें कुछ करेक्शन होगा तो आप लोग भी बता सकते हैं। फिर उसके बाद पत्थरबाजी हुई, सारे लोग बोले कि डीजे यहाँ पर बजाना बंद कर दीजिए। उल्टे सीधे आजकल डीजे धार्मिकताओं में और बहुत सारी लड़कियों को डांस भी कराया जाता है, आप सारे लोग देखते हैं। जबकि पूजा 9 दिन की नवरात्रि रखेंगे, उसके बाद डीजे में उटपटांग गाने चलाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मिला करके एक पक्ष का था ये जो मूर्ति विसर्जन कर। अब आ रहा दूसरे पक्ष में बात कर रहा हूँ। जिस घर में वो बच्चा घुसा, वहाँ पर उस बच्चे के साथ में इतनी बड़े लेवल पर जो क्राइम हुआ वो नहीं करने की आवश्यकता थी। इस बात को मैंने पहले भी बोला और अभी भी बोल रहा हूँ। यदि बच्चा गया तो उसको मतलब घर से बाहर उतार देते। अलग बात है कि उन्माद फैलाया जा रहा था, पर मुझे लगता है कि वहाँ पर कोई सीनियर आदमी ऐसा नहीं था समझदार जो इस मामले को तत्कालिक रूप से शांति के रूप में उसको स्टॉप कर। सर, यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जो आरोपी बनाए गए हैं वो सिर्फ मुस्लिम समुदाय के ही क्यों हैं? करेक्ट। हाँ, ये सवाल अच्छा है आपका, ये आपने अच्छा प्रश्न भी उठाया है। देखिए, कोई भी विवाद इस संपन्न होता है तो दोनों पक्षों की पर्याप्त चीज़ें होती हैं। इसको मैंने आपको पहले पक्ष की भी बात कर दिया, दूसरे पक्ष की भी बात किया हूँ। तो पहले पक्ष के भी लोगों को उसमें जो एक्यूज्ड है, जिसने हिंसा भड़काया, जिसने मतलब उत्तेजित किया लोगों को, जिसने भीड़ को एग्रेसिव किया, उन लोगों के ऊपर एक्शंस भी होना चाहिए। जो पुलिस थी और उसके साथ में जो लोकल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन था, जो पूजा मूर्ति विसर्जन के लिए जिसकी ड्यूटीज़ लगाई जाती है, कहीं ना कहीं उन लोगों का भी हाथ था इन सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं करने में। इसी के साथ में जो उस दुर्गा विसर्जन का मूर्ति विसर्जन का जो ऑर्गेनाइज पर्सन, उस ऑर्गेनाइज पर्सन को भी उसमें उसका भी कंसर्न था। सर, एक बड़ा सवाल यहीं पर ये भी खड़ा होता है कि जैसे ये पूरा मामला हुआ, जो गोपाल मिश्रा हैं, जो अब मृतक हैं, जिन्होंने हरे झंडे को उतारा और भगवा झंडा लहराया, उनके परिवार को मोदी जी ने इनाम भी दिया है, मुआवजा भी दिया है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो ठीक है, मैंने मान लिया कि आपने दे दिया, पर मुस्लिम का भी उसमें उतना ज़्यादा उसमें है गिल्टीज़ कि नहीं, यह एक जांच का विषय है। दूसरा, यह कोर्ट का विषय है। तीसरा, उस मुस्लिमों के घर को, एक कम्युनिटीज़ के व्यक्ति को, एक व्यक्ति जब किसी ने ऐसी घटना घटी तो उस व्यक्ति ने जब संपन्न सारी चीज़ों को आपने अरेस्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो फिर बुलडोजर्स के एक्शंस और 17 तारीख को आप सबके घर में जाते हैं और नोटिस को चिपका देते हैं। सवाल यह उठता है कि 3 दिन में कोई भी परिवार के अपने लिए नई घर की व्यवस्था कर लेगा? दूसरा प्रश्न यह उठता है कि जो 30 फुट की रोड थी उसको आपने 60 फुट में कन्वर्ट कर दिया और रातों रात सारे आनन फानन में पूरे काम को स्टार्ट कर दिया। 20
तारीख को आपने लास्ट टाइम अवार्ड कर दिया। साथ में यह इसका सेकंड ग्राउंड है, ध्यान रखना। इसी के साथ में जब सुप्रीम कोर्ट ने सारा स्टे लगाया हुआ है तो फिर आपने नई तरीके से कैसे इन सारी चीज़ों को ले लिया है। तो ये सारी चीज़ों के साथ में मैं यह भी बोलना चाहता हूँ आपको कि अब इनके घरों को भी अवैध निर्माण घोषित कर दिया गया। जो व्यक्ति वहाँ पर रह रहे हैं उन सबके घर को इन्होंने बोला कि ये अवैध पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि जैसे ही आरोप लगता है जो घर है अवैध निर्माण बन जाता है, बाकी सब ठीक है। जैसे ही आरोपी बने किसी मामले में तो ये अवैध निर्माण का मामला है या मुस्लिम आरोपी है इसलिए ऐसा हो रहा है। सवाल खड़े हो रहे हैं लगातार इसको लेकर। देखिए, ये तो इसमें दोनों चीज़ें हैं। उसमें जो है तो अवैध निर्माण का मतलब ये है कि एक इलीगलिटीज़ की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। पर जैसे कोई भी आप घर बना रहे हैं तो उस घर में कब्ज़ा होना चाहिए, पट्टा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें प्रोसेस होती है। उसके साथ में उसमें खतौनी में चढ़ता है, खसरे में चढ़ता है। तो वो सारी चीज़ें यदि पाई गई तो इलीगलिटीज़ घर नहीं कहा जाएगा, अवैध निर्माण नहीं कहा जाता। पर यदि कोई भी घर सरकारी गवर्नमेंट लैंड है और या फिर मान लीजिए कोई एथराइज लैंड है और कि यहाँ तक रोड बननी है पर उस 50 जिसको हम लोग कहते हैं 25 फुटा कहते हैं, वहाँ पर आपने घर बना लिया है तो वो फिर अवैध की श्रेणी में आता है। पर सर यही सवाल ये है कि जैसे आरोप लगने के बाद ही घर अवैध क्यों होता है, ये मैं पूछ। हाँ, ये बात आपकी सही है। तो वो जांच का विषय है। आपने जो मुद्दा उठाया वो जांच का विषय है। उसको देखने की ज़रूरत है कि क्या इन लोगों के घर जो ज़मीनें और घर बने 30-30 फुट के बेचारों के घर हैं, 40-40 फुट। मुझे यह दुख लगा, कल बहुत सारी महिलाएं विलख रही थी, रो रही थी, बोली कि मैं डायबिटीज़ की पेशेंट हूँ। कोई कह रहा है मेरे बच्चे नहीं हैं, कोई कह रहा है मेरे घर में कोई नहीं है और मेरे घर में नोटिस चिपका दी गई है, हमारा कैसे पेट चले, हम कहाँ जाएंगे। इस तरह की प्रक्रिया जो होती है तो मुझे लगता है कि किसी भी गवर्नमेंट को शोभा नहीं देती है और न ही इस तरह की कोई शोभायमान चीज़ें चल रही हैं। ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर के, क्योंकि आपके पास कोई मुद्दे तो होते नहीं हैं। जब मुद्दे नहीं होते तो हिंसा भड़का। क्या बात सिर्फ चुनाव की है या लगातार उत्तर प्रदेश में इस तरह की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, 2 पंचवर्षीय से इन्हीं मुद्दों के आधार पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट आ रही है। सेंट्रल में भी इन्हीं चीज़ों को करती है, भारत पाकिस्तान, भारत हिंदू मुस्लिम, इस तरीके से। और स्टेट में है तो स्टेट राज्य में कर रही है। इनको तो बहुत सारे जो वैधानिक मुद्दे हैं, मुझे सबसे बड़ा सवाल आपके माध्यम से मैं पूरी देश की मीडिया से बोलना चाहता हूँ, इसमें कितने मंत्री मिनिस्टर के बच्चे थे? आप सारे लोग बताइए। जो वहाँ पर मूर्ति विसर्जन हो रहा था, जहाँ डीजे बज रहा था, पूरे भारत देश की मैं जनता से कहना चाहता हूँ इस चीज़ को कि आपके बच्चे तो वहाँ पर थे। मैंने मान लिया कि आपके बच्चे वहाँ गए थे, ठीक है, आपके बच्चे वहाँ डांस कर रहे हैं, ये भी मैंने मान लिया। उन्माद में थे, वो भी मैंने मान लिया है। पर यह भी सवाल है कि कितने मंत्री मिनिस्टर के बच्चे गए थे? उनके सबके किसी का लंदन पढ़ रहा है, कहीं यूएसए में पढ़ रहा है, कहीं आपका बच्चा यहाँ पर वहाँ जा कर के ये दुनियादारी गोली बारूद खेल रहा है, तो कहीं हिंदू मुस्लिम कर रहा है। सवाल यह है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। ये सारे नेता जितने भी देश के हैं वो कहीं न कहीं पर जो सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देते हैं उनको आप अवॉइड करिए, निगलेक्ट करिए। तो क्या गोपाल मिश्रा जैसे लोगों को एक राजनीतिक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया? ऐसा कहा जा सकता है और आपका ओपिनियन भी एक मैं मान सकता हूं। पर इसी के साथ में यह भी है कि बच्चों के पास बहुत एनर्जी होती है, उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है और उनके अंदर से जो एग्रेसिव कर दिया जाता है। जैसे ही एग्रेसिव हो जाते हैं तो बच्चे गुस्से में, आवेश में आकर के ऐसे स्टेप्स उठा लेते हैं। वो हर किसी में हो सकता है, बच्चे बस नहीं, पुरुषों में भी होता है, एडल्ट में भी होता है, वयोवृद्ध में भी होता है, महिलाओं में भी होता है, वो सब में होता है। तो वो उकसाने वाली जो प्रक्रिया है वो, उसमें कोई नेता, मंत्री, मिनिस्टर नहीं जाएगा। वो तो एमएलए बन गया, मिनिस्टर बन गया, अपने बच्चों को लंदन भेज दिया, अमेरिका भेज दिया। बहुत सारे उदाहरण के तौर पर अपने बच्चों को आप देख सकते हैं। पर आपके बच्चे वही कर रहे हैं जहां पर आपकी गरीबी शुरू हो रही है। ये ध्यान रखिए। अभी एक कोर्ट का फैसला भी आया कि मस्जिद में जाके जय श्री राम का नारा भी लगा सकते हैं, सुना आपने? मैंने तो उसको नहीं ध्यान दिया। पर ये जो बहराइच की घटना थी वो दर्दनाक थी। सारे लोगों का 20 तारीख का घर गिरने वाला था, उन सब में हम सारे लोग कंसर्न्स थे और उसमें हम लोगों ने, सब लोगों ने काफ़ी ट्राई किया कि आपका हाई कोर्ट से स्टे लग जाए फर्दर में, और उम्मीद की गई और हाई कोर्ट ने आपकी सारी चीज़ों को ओबलाइज भी किया और रिगार्ड भी दिया और उसमें आपका स्टे भी कल शाम से लग गया। अब इनके घर की गिरने की कोई भी इस प्रकार की घटना नहीं घटी। लेकिन सिर्फ 15 दिनों के लिए ही क्यों ऐसा हुआ? सवाल यह है कि नोटिस पीरियड बड़ा शॉर्ट था और तत्काल में उस घरों को बचाना हमारे लिए ज़रूरी था और साथ में वो बेचारे बहुत कम समय में, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, सुप्रीम कोर्ट रिजर्व ऑर्डर पड़ा हुआ है, तो इसलिए भी है।
तीसरा, इसके साथ में किसी भी व्यक्ति को प्रेजेंटेशन देने के लिए उसके प्राइवेट राइट्स जो हैं, पर्सनल राइट्स जो हैं, जो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, जो इसके साथ में किसी भी व्यक्ति को पुनर्स्थापना करने के पावर्स दिए गए कोर्ट होते हैं, वो सारी चीज़ों का कंप्लीट वायलेशन होते। कोर्ट ने बोला हम ऐसे अलाउ नहीं कर सकते आपको घर गिराने की, जिसमें से आप सबको पता है कि ये जो घर गिराने का 22 घरों को लेकर के थी नोटिस, जबकि एक व्यक्ति उसमें एक्यूज था। सवाल यह भी था, शुरू में आपने कहा कि जो सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार, वो कोर्ट का अवमानना कर रही है बुलडोज़र की कार्रवाई चलाकर, तो कोर्ट की अवमानना करना कितनी बड़ी सज़ा है? देखिए, ऐसे तो व्यक्ति को जो इस तरीके से प्रक्रिया को फॉलो करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट खुद भी डिसाइड करती है, पर मेरी नज़र में उनके ऊपर काफ़ी बड़े एक्शंस होने चाहिए, चाहे कोई भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी हो। क्या उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, मांग भी हो रही है? हाँ, मैंने इस बात को कल बोला भी है, कई मीडियाज़ में भी बोला है कि इस प्रकार से यदि कोई भी चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस नहीं मानता है और इसके साथ में जो हमारा पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर में किसी ही व्यक्ति को कैसे रूल्स लॉस करना चाहिए, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशंस में जो आर्टिकल 164 में दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को किस प्रकार से उसको शपथ लेने के बाद चलाना चाहिए, वो उसको फॉलो नहीं करता, तो ऐसे चीफ मिनिस्टरों को परमानेंट बैन कर देना चाहिए कि वो भविष्य में चुनाव न लड़े और उनको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी नहीं दी जा सकती है। लेकिन योगी जी क्या ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं? वो तो पावरफुल चीफ मिनिस्टर हैं। देखिए, पावरफुल होने का मतलब हिंदू मुस्लिम आप कर दो तो ये पावरफुल कोई शब्द नहीं होता, मेरे नज़र में तो नहीं है, दुनिया की नज़र में क्या है मैं नहीं जानता हूँ। आगे इसका क्या रास्ता दिखता है? क्या 15 दिनों के बाद कार्रवाई होगी, बुलडोज़र चलेगा, बुलडोज़र चल के रहेगा या फिर अब नहीं चलेगा? देखिए, ये तो मैंने आपसे पहले भी बोला और अभी भी बोल रहा हूँ, जो भी चीज़ें हुई हैं वो गलत हैं, इलीगलिटीज़ है, और 15 डेज़ बाद कुछ हम लोग नए ग्राउंड्स लेके आएंगे और हो सकता है तब तक में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाए तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही बैन हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं बड़े वकील नरेंद्र मिश्रा जी। सुना आपने कि जो कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार में या उत्तर प्रदेश में जो बुलडोज़र की कार्रवाई है वो अवैध है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अवमानना है। नरेंद्र मिश्रा जी की बातों से आप कितने सहमत हैं, कौन सी बात इनकी अच्छी लगी? प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।